नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं सीनियर IPS पवन जैन जी। पवन जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू नवीन जी। पवन जी, जिस प्रकार से अगर मैं बात करूं खेलों के विषय में, तो जिस प्रकार से ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और अन्य तमाम राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देश के खिलाड़ी नाम रोशन कर रहे हैं और जिस तरह का उनको अब रिस्पॉन्स मिल रहा है, मीडिया का कवरेज मिल रहा है, तो समाज में खेलों के प्रति एक चार्म डेवलप हुआ है, एक धारणा बदली है कि नहीं, खेल में भी एक करियर है। अन्यथा लोग कहते थे पहले कि भाई खेलना कूदना समय व्यर्थ करना है। तो जब लोगों का जब मानस परिवर्तित हुआ है तो इससे खेल विभाग तो निश्चित रूप से रूबरू होगा। तो आपको क्या लगता है किस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है जब आप खिलाड़ियों को ढूंढने जाते हैं या यहाँ खिलाड़ी कोचिंग के लिए कांटेक्ट करते हैं, किस प्रकार का वातावरण है, उस पर आपकी एक समग्र प्रतिक्रिया चाहूँगा। देखिए, मैं कहूँ नवीन जी के भारत में टोक्यो ओलंपिक ने संभावनाओं के नए द्वार खोले। अभी तक हम लोग जाते थे ओलंपिक में भाग लेने के लिए, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान के खेलों की नई चमक है कि अब हम ओलंपिक में पदक जीतने के लिए जा रहे हैं। और इस बार जो हमारे खिलाड़ियों ने किया है, जिसमें मैं मानता हूं कि इस बार सबसे ज़्यादा अगर कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि है तो वो हमारी राष्ट्रीय खेल हॉकी की है। हमने हॉकी में भले ही कांसे का तमगा जीता हो, लेकिन ये तमगा हमारे लिए दर्जनों स्वर्ण पदक से ज़्यादा बेहतर है। हमने दुनिया की 6 सर्वश्रेष्ठ टीमों को हराया, हमने स्पेन को हराया, अर्जेंटीना को हराया, जापान को हराया और अंत में कांस्य पदक के मैच में जर्मनी को हराया। आज हॉकी में दुनिया की 8 बड़ी टीमें जो किसी भी दिन किसी को हरा सकती हैं। महिला हॉकी ने दुनिया की श्रेष्ठ टीमों में शुमार ऑस्ट्रेलिया को हराया। वो कांस्य पदक का मैच नहीं जीत पाए, इन्होंने हिंदुस्तान का दिल जीता। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले दिन ही मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में रजत पदक जीतकर भारतीय संभावनाओं के द्वार खोले थे। और अंत में जो है भारत के भाल पर अपने भाले से स्वर्णिम तिलक करके नीरज चोपड़ा ने इस ओलंपिक का इतिहास बदल दिया कि हमें एथलेटिक्स में 121 साल बाद पदक मिला, 41 साल बाद हॉकी में पदक मिला। PV संधू ने लगातार दूसरे ओलंपिक में पदक जीता। कुश्ती में रवि दाहिया और बजरंग पूनिया ने पदक जीता। बॉक्सिंग में लवलीना ने पदक जीता। बहुत से हमारे ऐसे खिलाड़ी रहे जो पदक जीत सकते थे, चाहे वो अदिति अशोक हों, चाहे दीपक पूनिया हों। तीरंदाजी और शूटिंग में हमारे बहुत से खिलाड़ी थे जो पदक के दावेदार थे। तो स्वर्णिम भविष्य की आशाएं जगाई हैं। 2000 इस बार के ओलंपिक में 2020 टोक्यो में हम लोग पहले 50 में आए हैं। उम्मीद करता हूं कि पेरिस 2024 में हम पहले 25 में होंगे। और यकीनन मैं कह सकता हूं कि खेलों के प्रति ये सम्मान की भावना अगर देश में बनी रहती है तो 2028 के लॉस एंजल्स में हम पहले 10 में होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक सकारात्मकता पूरे देश में आई है। अभी हम लोगों ने ओलंपिक के इस महीने में, जब पैरा ओलंपिक में हमारे खिलाड़ी ओलंपिक से भी और ज़्यादा शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने शूटिंग में 2 गोल्ड जीते हैं। हमारे सुमित एंतिल ने पहले गोल्ड जीता है। पैरा ओलंपिक में निश्चित रूप से इनका संघर्ष बढ़ा है, लेकिन जिस तरह से मीडिया ने, देश ने, समाज ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा खेल दिवस पर कि सब खेलें सब खिलें, तो ये हिंदुस्तान में खेलों की नई सुनहरी तस्वीर है जो भविष्य के संकेत भी देती है। और वर्तमान में हम लोग अगर देखें, हमने मध्य प्रदेश में टैलेंट सर्च किया था। पिछले टैलेंट सर्च 2018 तक हमारे यहाँ हुए थे, उसमें बामुश्किल 5-7 हज़ार खिलाड़ी आते थे। इस बार आप शायद विश्वास नहीं कर पाएंगे कि मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में टैलेंट सर्च हमारा चल रहा है। 70,000 खिलाड़ियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। 70,000 मतलब टैलेंट सर्च पूरे देश में इस तरह का बड़ा टैलेंट सर्च पहले शायद नहीं हुआ हो, लेकिन ये हमें आगे की संभावनाएं बता रहा है कि हमारे एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में 9 अगस्त से 23 अगस्त तक 62,000 लोगों ने और ऑफलाइन करीब 8,000 लोगों ने, तो 70,000 खिलाड़ी अलग अलग खेलों में आए हैं। और जिन खेलों में भारत विजय प्राप्त करता है, जैसे 1983 में कपिल देव ने जब क्रिकेट में विश्व कप जीता था लॉर्ड्स के मैदान में, तब बहुत से लोगों ने क्रिकेट की नई तस्वीर देखी थी। और उसके बाद मैदानों पर बच्चों के हाथ में बल्ले दिखाई देने लग गए थे। और भारत आज क्रिकेट में सिरमौर है, तो उसका एक बड़ा कारण है कि 1983 में हमारी विजय हुई। हॉकी में हमारी विजय हमसे रूठ गई थी।
दुनिया के महानतम खिलाड़ी जादूगर ध्यानचंद के देश में हॉकी में 41 साल बाद पदक आना और बड़ी टीमों के खिलाफ हमारा संघर्ष के साथ विजय होना, हॉकी में मुझे लगता है कि अब बच्चों के हाथ में स्टिक दिखेगी। नीरज चोपड़ा की विजय पर हमारे एक शायर थे जो कोरोना काल में कलवित हो गए, उनकी पंक्तियां सार्थक हो गई कि तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। तो नीरज चोपड़ा की जो विजय वो ऐतिहासिक है। दुनिया के सबसे पुराने खेल, सबसे महानतम खेल भाला फेंक, जो द्वारपाल का हथियार है, सैनिक का हथियार है, सेनापति का हथियार है, हमारे देश के बड़े सेनापति महाराणा प्रताप का हथियार है, जिसको पूरी दुनिया खेलती है, उसमें नीरज चोपड़ा ने जिस तरीके से स्वर्ण पदक जीता है, उसने पूरे भारत के मन में एक उत्साह भर दिया है। हमारी पदक संख्या ओलंपिक में भले ही 7 हो, पैरा ओलंपिक में भले ही हम 20 तक पहुँचें, लेकिन हिंदुस्तान के 130 करोड़ के दिलों में नीरज चोपड़ा पहुँच गया है। हिंदुस्तान के 130 करोड़ के लोगों में अवनी लखेरा की वो जिद पहुँच गई है कि एक बालिका अगर एक्सीडेंट में अपने पैर खो देती है लेकिन हौसला नहीं खोती। ये अवनी लखेरा के संघर्ष की विजय है, जो उसने अवसाद के क्षणों से निकलकर अपने आप को स्थापित किया है। जयपुर की उस बालिका ने ये दिखाया है कि अगर आपके मन में हौसला है तो जो कहते हैं ना कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो ये हमारे तमाम खिलाड़ियों की जो हौसलों की उड़ान है उसको हिंदुस्तान देख रहा है और युवा खिलाड़ी वैसे ही उड़ना चाहते हैं। वो अपने हौसले दिखाएंगे तो भारत दूसरी दुनिया की तरह अमेरिका, रूस, जापान, चीन, जर्मनी, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की तरह पहले 10 खेलों अग्रणी देशों में आएगा, ये मुझे पूरी यकीन है। जिस प्रकार से आपने कहा कि टैलेंट सर्च एक मध्य प्रदेश के सभी जिलों में ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो पहले स्पोर्ट्स एकेडमी तक स्टूडेंट का आना या स्पोर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनका आना, एक कोई इसके पहले शायद ही कोई मैकेनिज्म हो, कैसे आते होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब जब ये टैलेंट सर्च चल रहा है तो कैसे इसका क्रियान्वयन कैसे समन्वयन में हो रहा है, कैसे ऑर्गेनाइज? क्या है कि हम लोगों ने 3 महीने पूरी कवायद की। हमने ये पाया कि ज़्यादातर खिलाड़ी स्कूल में होते हैं, क्योंकि जो हमने टैलेंट सर्च के लिए आयु निर्धारित की थी वो 12 से 18 साल की थी। तो हमने स्कूल शिक्षा विभाग के साथ, आदिम जाति कल्याण विभाग के साथ तमाम मीटिंग की और तय किया कि हम लोग इसको एक व्यवस्थित तरीके से करेंगे। पहले भी टैलेंट सर्च हुए थे लेकिन वो बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से नहीं होते थे। और चूँकि अभी स्पोर्ट्स साइंस का दौर है, आप देखेंगे खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्स साइंस का उपयोग करना शुरू किया है। इस कोरोना काल ने हमें मेंटल वेलनेस पे काम करना सिखाया है, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत की बात हुई है। तो हम लोगों ने इसको 3 चरणों में किया। पहले चरण जो अभी आज ही कंप्लीट हो रहा है, इसमें सभी जिलों में उन खिलाड़ियों के बैटरी टेस्ट लिए गए जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो विश्व की सारी संस्थाएं कहती हैं। फिजिकल पैरामीटर, उनकी हाइट, चेस्ट, वेट, उनका फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट, उनका पुशअप, सिटअप, उनकी स्प्रिंट, तो एक ओवरऑल उनका बैटरी टेस्ट लिया गया। उसके बाद अब उनके स्किल टेस्ट होंगे, जिस खेल में उनकी संभावना है उसमें उनकी क्या स्किल है, और उसके बाद हमारे कोचेज़ उनका परीक्षण करेंगे और उसके बाद पूरे राज्य स्तर पर हम लोग कैंप लगाएंगे और जितने हमारे खिलाड़ियों की ज़रूरत है उसके 3 गुना खिलाड़ियों को हम लोग रखेंगे और 5 दिन उनको कंपटीशन के रूप में रखेंगे, ताकि हमारे जो चीफ कोच हैं, जो एक्सपर्ट कोचेज हैं, वो देख सकें कि इस खिलाड़ी में क्या संभावना है। ये हमारा पूरा अभियान उन खिलाड़ियों को तलाशने का है जिनमें संभावना है। फिर हमें हमारी 18 अकादमियों में शामिल करेंगे, उनको प्रशिक्षण देंगे, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैदान देंगे, उनको विश्व स्तरीय कोच देंगे, उनको वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए ज़रूरी होती है। हमने अपने खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर भी दिया है, ज़रूरत होती है तो विदेशी प्रशिक्षक भी हम प्रोवाइड कराते हैं और उनके रहने, खाने, शिक्षा, परिवहन, उनके कंपटीशन एक्सपोजर की सारी व्यवस्था विभाग करता है। हमारे पास करीब 750 खिलाड़ी इन 18 अकादमियों में रहते हैं और हमारा जो स्पोर्ट्स साइंस सेंटर है हिंदुस्तान में वो सर्वाधिक आधुनिक है। तो मैं स्कूल शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग का भी बहुत आभारी हूँ कि एक इस महाअभियान में टैलेंट सर्च के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी हमारे पूरे प्रदेश के बेटे बेटियों से आह्वान किया कि आप टैलेंट सर्च में आइए, और उसका परिणाम ये हुआ कि उसके कारण और विशेषकर विवेक सागर की वर्तमान सफलताओं के कारण इस बार मध्य प्रदेश को भी ये फ़ख्र और गर्व है कि 50 साल बाद ओलंपिक में हमने पदक जीता है। इटारसी के लाल विवेक सागर ने
और हमारी एकेडमी के नीलकांता शर्मा ने भारतीय हॉकी की विजय में आधारशिला रखी है। जो भारतीय महिला हॉकी टीम ने पुनर्जागरण की कहानी लिखी है, उसमें 5 महिला हॉकी अकादमी ग्वालियर की बालिकाएं थी। वंदना कटारिया, मोनिका मलिक, रीना खोकर, सुशीला चानू, ई रजनी, ये 5 उसकी मेन खिलाड़ियां थी। तो भारत में हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में पहुंचे, ओलंपिक में पदक जीत कर लौटे, और जिस तरह से विवेक सागर का स्वागत माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरे प्रदेश ने पलक पांगड़े बिछाकर किया, वो अपने आप में एक इतिहास है। जिस प्रकार से विवेक सागर को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक कार्यक्रम में सम्मानित किया, उसी में आपने वो टैलेंट सर्च का एक वीडियो भी रिलीज किया, फिर गवर्नमेंट जॉब और तमाम सहूलियतें, तो सरकार के स्तर पर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की जो कवायदें हो रही हैं, उनसे आप किस हद तक संतुष्ट हैं? देखिए, हमारी माननीय खेल मंत्री खेलों के प्रति बहुत ही जज्बाती हैं, और खेलों में उत्कृष्टता के स्तर को पहुंचाने के लिए उन्होंने भागीरथी प्रयास किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खेलों को प्राथमिकता देने का एक बीड़ा उठाया है। जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री खेलों को, खिलाड़ियों को उत्साहित करते हैं, किसी भी प्रतियोगिता में जाने से पहले उनका मनोबल बढ़ाते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह विवेक सागर का एक भावभीना स्वागत किया, उनको पुरस्कार भी दिया, उनकी इच्छानुसार उनको मकान देने का वायदा किया, उन्हें मध्य प्रदेश पुलिस में सीधे डीएसपी बनाया गया, तमाम नियमों को शिथिल करते हुए। तो किसी खिलाड़ी के लिए मध्य प्रदेश में इस तरह का स्वागत ऐतिहासिक था, और मैं मानता हूं कि इस ओलंपिक ने हमें नए जो चमक दिखाई है खिलाड़ियों की, वो मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में हम मध्य प्रदेश को और राज्यों की तुलना में और आगे ले जाएंगे, क्योंकि 2022 के खेलो इंडिया भोपाल में होने हैं। तो मध्य प्रदेश के पास अवसर भी है अपनी पहचान बनाने का, अपने खिलाड़ियों को आगे लाने का, और मध्य प्रदेश को देश में खेलों में अग्रणी राज्य बनाने का। 18 जो एकेडमी आप कह रहे हैं कि जो 750 जो छात्र रहते हैं, तो सबसे खिलाड़ी के लिए जो शारीरिक शिक्षा के अलावा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो होती है कि डाइट एक्सपर्ट्स हों, न्यूट्रिशियन जो उनके साथ हों। तो ये पूरे जो खिलाड़ी उसमें रहते हैं, उनको इन सारी जो बारीक से बारीक पैरामीटर होते हैं एक स्पोर्ट्स के पर्सन को डेवलप करने के लिए, तो उन सारे पैरामीटर्स पे काम होता है सर? देखिए, मैं इसका एक उदाहरण दे सकता हूं कि अभी विश्व के नंबर 1 हाई जंपर थे अपने वर्ग में, शरद कुमार। वो दिल्ली में प्रैक्टिस करते थे और वो टारगेट ओलंपिक पोडियम में भी थे। उनके यूक्रेनियन कोच भी उनके साथ 4 साल से काम कर रहे थे। उन्होंने भोपाल के इसी एथलेटिक ट्रैक के बारे में सुना, और वो उन्होंने मुझसे अनुरोध किया 1.5 महीने पहले कि मैं भोपाल में प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। और मैं, चूँकि मुझे मालूम था कि वो भारतीय टीम का हिस्सा हैं, तो वो चाहे दिल्ली के हों या बिहार के, जब वो जीतेंगे तो तिरंगा भारत का फहराएगा। और हमने शरद कुमार को यहाँ बुलाया, और जाते वक्त हमने उन्हें शुभकामनाएँ दी। तो उन्होंने जो कहा था वो निश्चित रूप से हम लोगों को उत्साहित करने वाला था। उन्होंने ये कहा था कि भोपाल से बेहतर एथलेटिक ट्रैक की सुविधाएं हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, और जो हम खिलाड़ियों को डाइट देते हैं, क्योंकि वो और उनके यूक्रेन के कोच हमारे कैंपस में ही रहे थे, वो भारत में किसी भी एकेडमी में नहीं दी जाती। और तीसरी बात जो कही थी कि स्पोर्ट्स साइंस के मामले में जो आधुनिकतम सुविधाएं हैं वो भोपाल में उपलब्ध हैं। चाहे वो न्यूट्रिशन की बात हो, चाहे स्पोर्ट्स साइकिलिस्ट की बात हो, चाहे फिजियोथेरेपिस्ट की बात हो, वो खुद इसका एक प्रमाण थे। जो 4 साल तक अमेरिका में ट्रेनिंग करके आए, जो दिल्ली में ट्रेनिंग करते रहे, वो एशियाड में 2 गोल्ड जीत चुके हैं पैरा में। अभी ओलंपिक में उन्होंने कांस्य पदक जीता, और जीतने के बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया सहयोग के लिए। मैंने कहा कि हम तो चाहते थे कि आप स्वर्ण जीतें। थोड़ा सा उनको कुछ वहाँ पे हल्की सी चोट आई, जिसके कारण वो अपनी उस स्तर तक नहीं जा सके, लेकिन वो ओलंपिक में कांस्य पदक जीते। भोपाल में उन्होंने तैयारी की अपने अंतिम समय में, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, और उन्होंने पूरी दुनिया का भ्रमण किया हुआ है, तमाम टूर्नामेंट में खेले हुए हैं, विश्व के नंबर 1 वरीयता के वो खिलाड़ी हैं। अगर उनका भोपाल के बारे में ये आकलन है, आदिल सुमारीवाला जी आए थे नेशनल एथलेटिक्स मीट में, उन्होंने कहा था कि हमारी जो सुविधाएं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं। और शूटिंग में सब लोग कहते हैं, अभिनव बिंद्रा जी जब उद्घाटन में आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमारी जो शूटिंग रेंज है वो विश्व की श्रेष्ठतम रेंज है। हमारी वाटर स्पोर्ट्स में अभी इंटरनेशनल इवेंट होने वाले हैं, एशियन रोइंग चैंपियनशिप होगी, बिम्स्टेक के जो देश हैं, माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर उनके खिलाड़ी आ रहे हैं, तो यहाँ पे सेलिंग की, रोइंग की, कैनोइंग के इवेंट होंगे। तो भोपाल एक स्पोर्ट्स के बड़े सेंटर के रूप में खुल रहा है। हमारी अकादमियाँ केवल भोपाल में नहीं, हमारी ग्वालियर में महिला हॉकी की अकादमी है, बैडमिंटन की है, शिवपुरी में हमारी क्रिकेट की अकादमी है, जबलपुर में हमारी तीरंदाजी की अकादमी है। और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे खिलाड़ी जिस तरह से भी प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे पास शूटिंग में, वाटर स्पोर्ट्स में,
घुड़सवारी में, हॉकी में और तीरंदाजी में विश्व स्तरीय खिलाड़ी हैं। एथलेटिक्स में भी हमारे पास युवा खिलाड़ी हैं जो खेलो इंडिया में अपनी पहचान बनाएंगे और भारत के लिए आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाएंगे। तो मध्य प्रदेश में खेलों का पिछले 10 साल में मैं कह सकता हूँ एक बहुत बड़ा विस्तार हुआ है। हम न 3 में थे न 13 में थे और आज हम हर जगह पे हैं। हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। पिछले एशियाई चैंपियनशिप में हमारी हर्षिता तोमर ने ओपन कैटेगरी में पदक जीता था, मुस्कान तिरार ने तीरंदाजी में पदक जीता था। तो हर जगह पे हमारी पहचान बन रही है और मध्य प्रदेश धीरे धीरे करके खेलों के अग्रणी राज्यों में शुमार हो रहा है। जी, आपने एक शब्द का प्रयोग किया, स्पोर्ट्स साइंस। मैं उसका अभिप्राय समझना चाहता हूँ। स्पोर्ट खेल विज्ञान का क्या? देखिए क्या है, अब जो है खेलों में वैज्ञानिकता का बहुत चलन है। स्पोर्ट्स साइंस एक समुच्चय है सारी सुविधाओं का, जिसमें जब भी खिलाड़ी को इंजरी होती है उनको फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है। जब भी खिलाड़ियों के फिजिकल टेस्ट होते हैं उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए उनके आकलन के लिए कि उनकी बॉडी में किस तरह का पूरा एक विन्यास होता है, चाहे वो कंपोजिशन हो, चाहे उनका मेटाबॉलिज्म हो, चाहे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी हो, चाहे उनका मूवमेंट हो, उसका एक वीडियो एनालिसिस होता है। तो आज एक वीडियो एनालिस्ट हमारे साथ रहते हैं, एक फिजियोलॉजिस्ट हमारे साथ रहते हैं। उनको किस तरह की डाइट देनी है, हमारे पास परमानेंट न्यूट्रिशन रहती है जो रोज़ाना मेस में उनकी डाइट का प्लान करते हैं। हमारे पास डाइट के एक्सपर्ट रहते हैं जो उनका चार्ट प्लान करते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस दौर में, कोरोना काल में, वो मेंटल वेलनेस। तो हमारी जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर संजना किरण, वो पूरी दुनिया की श्रेष्ठतम अंतर्राष्ट्रीय साइकोलॉजिस्ट में से हैं। अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन की वो चीफ साइकोलॉजिस्ट हैं। हमारी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु विराट कोहली की टीम की वो चीफ साइकोलॉजिस्ट हैं। और मध्य प्रदेश की हमारी एकेडमी के सभी एलीट प्लेयर की वो साइकोलॉजिस्ट हैं जो हमें क्वार्टरली विजिट करती हैं, सिंगापुर में रहती हैं, पर हमारे खिलाड़ियों के साथ निरंतर रहती हैं। उनके अधीनस्थ यहाँ पे 4 और स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट अभी काम कर रहे हैं जो निरंतर रूप से हमारे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हैं, उनको मानसिक रूप से सुदृढ़ रखते हैं, जो कि आज के दौर में बहुत ज़रूरी है कि खिलाड़ी नर्वस ना हों। जब वो अंतर्राष्ट्रीय मैदानों पे जाते हैं तो उनके अंदर कोई इस तरह की भावना ना आए कि वो नहीं जीत सकते हैं। तो जो स्पोर्ट्स साइंस है, कह सकता हूँ कि ये सारा ओवरऑल जो वैज्ञानिक तरीके हैं उनका एक समुच्चय है। और अभी जो मध्य प्रदेश में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर है वो मैं कह सकता हूँ कि भारत के श्रेष्ठतम साइंस सेंटर में से एक है। जी, जिस प्रकार से आपने ये भोपाल एकेडमी की बात करी, तो जो एकेडमी में जिस प्रकार की सुविधाएं हैं, जैसा आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये एथलेटिक आपके पास ट्रैक है, तो क्या मध्य प्रदेश आज की स्थिति में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रतियोगिताओं की मेज़बानी करने के लिए पूर्णतः तैयार है? देखिए, जो हम लोग अगले साल 2022 खेलो इंडिया की मेज़बानी कर रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ही सारे खेल होते हैं। उसमें 28 खेल शामिल हैं। हम लोग एशियन रोइंग चैंपियनशिप की मेज़बानी कर रहे हैं जो हमारे बड़े तालाब पे होगी। बिम्स्टेक में हम लोग सेलिंग रोइंग की मेज़बानी कर रहे हैं। हमारे पास जो हॉर्स राइडिंग की या शूटिंग की जो रेंजेस हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं। हो सकता है कि राष्ट्रमंडलीय खेल 2022 में शूटिंग को भारत को मिले तो भोपाल में होने की संभावना है। हॉकी में हमारे एस्ट्रोटर्फ के मैदान अभी 2 बने हुए हैं, 2 हम और निर्मित कर रहे हैं भोपाल में। साई के भी 2 यहाँ पे मैदान हैं, तो भोपाल में 6 एस्ट्रोटर्फ के मैदान हो जाएंगे। ग्वालियर में हमारे पास 2 एस्ट्रोटर्फ के मैदान हैं। इसके अलावा 12 और जिलों में एस्ट्रोटर्फ की सुविधाएं हैं। तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए पूरी तरह सक्षम है और ये हमारा विस्तार का दौर है। और भी खेलों में अभी एक मल्टीपर्पज़ हॉल हमारा तैयार हो रहा है जिसमें कि कुश्ती की, बॉक्सिंग की और बैडमिंटन की बड़ी सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मिलेंगी। और जब खेलो इंडिया 2022 का होगा तो हम पूरे देश को दिखाएंगे कि सुविधाओं के मामले में और खिलाड़ियों को तैयार करने के मामले में मध्य प्रदेश बहुत आगे आया है। जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी एक यहाँ 1-2 सेंटर हैं, तो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और राज्य की जो स्पोर्ट्स एकेडमी है, एक कोऑर्डिनेशन की तो सर जरूरत पड़ती होगी, तो कैसे इनके साथ? नहीं, हम लोग निरंतर यहाँ पे जो रीजनल डायरेक्टर हैं उनसे हमारी नियमित मुलाकात होती है। कोविड काल में हम लोगों ने काफ़ी अपने खिलाड़ियों के बीच में मैचेस करवाए और अभी आगे हम लोगों ने प्लान किया है कि हम अपने कोचेस के डेवलपमेंट के लिए सामूहिक रूप से काम करेंगे। दूसरा ये है कि हमारे पास कुछ खेलों में सुविधाएं बेहतर हैं, कुछ जगह पे उनके पास सुविधाएं बेहतर है, तो हम एक दूसरे की सुविधाओं का इस्तेमाल करेंगे। खिलाड़ियों के बीच में फ्रेंडली कॉम्पिटिटिव मैच करवाएंगे
और चूँकि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारे यहाँ हमारे एक्सीलेंस सेंटर उन्होंने 3 डिक्लेयर किए हैं, शूटिंग के, रोइंग के और महिला हॉकी के। इसके अलावा उन्होंने खेलो इंडिया स्कीम में हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं। अभी हर जिले में एक स्मॉल स्केल खेलो इंडिया सेंटर बन रहे हैं। तो टॉप्स में भी हमारे काफ़ी खिलाड़ी हैं, खेलो इंडिया की स्कीम में भी हमारे खिलाड़ी हैं। तो ये सामूहिक रूप से केवल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या मध्य प्रदेश खेल विभाग ही नहीं, हमारे खेल संघ, स्वयंसेवी संस्थाएं, कॉरपोरेट के घराने, मीडिया के लोग सब मिलकर हम काम करें, अपने खिलाड़ियों को सम्मान दें। तो मैं समझता हूं कि तमाम विवेक सागर, तमाम ऐश्वर्य प्रताप, तमाम चिकनी यादव, सुनिधि चौहान, मुस्कान किरार जैसे खिलाड़ी मध्य प्रदेश में हमें मिलेंगे, जो आने वाले दिनों में एशियाड में, कॉमनवेल्थ में, ओलंपिक में मध्य प्रदेश का ही नहीं देश का नाम रोशन करेंगे। एक देखने में आया है कि कई राज्यों में जो प्राइवेट सेक्टर है वो खिलाड़ियों को बहुत स्पॉन्सर करता है। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार के अपने एक निर्णय हैं, लेकिन अगर मैं उस दृष्टिकोण से देखूं सर, तो सामाजिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश में अभी ये माहौल उतना नहीं है। मैं ये कह सकता हूं कि हाँ, मध्य प्रदेश में अभी खिलाड़ियों को निजी संस्थाओं का, कॉर्पोरेट घरानों का उतना सहयोग नहीं मिलता है जितना दूसरे राज्यों में मिलता है। लेकिन हमने टैलेंट सर्च के समय बहुत सारी संस्थाओं से अनुरोध किया है कि आप एक एक खेल को गोद लें। हमने किसी को हॉकी, किसी को क्रिकेट, किसी को कुश्ती, किसी को एथलेटिक्स, किसी को मार्शल आर्ट गोद लेने के लिए हमने अनुरोध किया है। और मुझे उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में भी ये कल्चर धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे उड़ीसा में, हैदराबाद में, बेंगलोर में या केरल में या नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में या हरियाणा विशेषकर जो खेलों में इतना आगे आया है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी प्राइवेट एकेडमीज़ हैं और खेलों का एक अलग स्तर हरियाणा लेके गया है। 30% जो टीम होती है, चाहे एशियाड की हो, चाहे कॉमनवेल्थ की, ओलंपिक की, वो हरियाणा से बनती है। तो हरियाणा का मॉडल मैं मानता हूँ कि देश में सबसे सक्सेसफुल मॉडल है, लेकिन वहाँ प्राइवेट अकादमियों ने अपना योगदान दिया है। तो मैं ये मानता हूँ कि केवल राज्य शासन या साई ही नहीं, सभी लोग मिलकर काम करेंगे। अगर सारा समाज ये ठान लेगा कि हमें अपने खिलाड़ियों को सम्मान देना है, हमें अपने खिलाड़ियों को पहचानना है, उन्हें तराशना है और उन्हें सुविधाएं देनी है और उनको उस तरह की सारी संसाधन और साधन देने हैं ताकि वो किसी भी रूप में कहीं कोई कमी महसूस न करें। जी, अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न, एकेडमीज को, जो कोचिंग एकेडमीज हैं, स्पोर्ट्स एकेडमी हैं, उनके उन्नयन के लिए और वो बहुत ही उपयोगी साबित हो सकें, उसके लिए आपके द्वारा अभी वर्तमान में क्या क्या कार्य किए गए और कराने की? देखिए, सबसे पहले तो हमने ये किया कि हमारी जितनी एकेडमी है उसमें हमने बहुत ही उच्च स्तरीय, जिसको कहिए हाई परफॉर्मेंस कोच किए हैं। अभी शूटिंग में हमारे पास द्रोणाचार्य अवॉर्डी जसपाल राणा हैं, हॉकी में राजेंद्र सिंह हैं, कुश्ती में महासिंह राव हैं, हमारे पास तमाम अर्जुन अवॉर्डी हैं, सीमा सुरूर हैं, निशानेबाजी में मानसेर हैं, जीएल यादव हैं, वाटर स्पोर्ट्स में कैप्टन दलवीर हैं, और तमाम समीर दाद अभी ओलंपियन हमारे साथ जुड़े हैं, शिवेन सिंह जो ओलंपियन हॉकी के वो हमारे जुड़े हैं। तो एक तो हमने विश्व स्तरीय कोच अपनी एकेडमी के साथ रखे हैं ताकि वो खिलाड़ियों को तराश सकें। दूसरा, हमने जो भी खेल सुविधाएं हैं, चाहे वो शूटिंग रेंज हो, चाहे एथलेटिक ट्रैक हो, चाहे एस्ट्रोटर्फ के मैदान हो, उसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। तीसरी चीज़, हमने अपने खिलाड़ियों के लिए जो भी स्पोर्ट्स साइंस और न्यूट्रिशन की चीज़ें हैं उस पर वैज्ञानिक तरीके से काम कर रहे हैं। तो अगर कोई खिलाड़ी इंजर्ड होता है, तुरंत उसको हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं ताकि उसका खेल से दूरी न रहे। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम उसको माहौल दे रहे हैं। उसको कंपटीशन की जब ज़रूरत है हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर, तो हम लोग दोनों तरीके की व्यवस्थाएं कर रहे हैं ताकि खिलाड़ियों को कंपटीशन का एक्सपोजर मिले। जैसा आपने कहा कि साई के साथ, तो साई के साथ हम लोग भोपाल में कोऑर्डिनेट करते हैं, खेल संघों के साथ हम लोग दिल्ली, बेंगलोर, अभी हमारी टीम जो सेलिंग की टीम है वो बॉम्बे में नेवी के साथ प्रैक्टिस कर रही है, हमारी शॉर्ट गन की टीम है वो महू में आर्मी के साथ प्रैक्टिस कर रही है। तो हम लोग जो भी हमारे काउंटर पार्ट हैं उनके साथ तालमेल बिठा रहे हैं और अपने खिलाड़ियों को एक प्रतिस्पर्धा का माहौल दे रहे हैं और उनकी वो जितनी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए ज़रूरत होती है वो सारी सुविधाओं पर हम लोग बहुत बारीकी से काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि हमारी अकादमी के मॉडल की भारत सरकार के खेल विभाग ने बहुत तारीफ़ की है। पिछले साल फिक्की ने देश भर के राज्यों में परीक्षण के पास ये पाया था कि स्पोर्ट्स कल्चर के प्रमोशन में सबसे आगे मध्य प्रदेश है। तो मैं मानता हूं कि हम हमारे खेल विभाग के लिए और मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए गर्व की बात। खेलेगा इंडिया, खिलेगा इंडिया और हर
दौड़ में अग्रिम पंक्ति में खड़ा मिलेगा इंडिया। जिस प्रकार से खेलों के प्रति एक माहौल पूरे देश में बन रहा है, जिस प्रकार की सकारात्मकता खेलों को लेकर आई है और जिस प्रकार से सरकार खेलों के उन्नयन के लिए काम कर रही है, मध्य प्रदेश उससे अछूता नहीं है। मध्य प्रदेश की जो स्पोर्ट्स एकेडमीज़ हैं वो न सिर्फ देश में बल्कि विश्व स्तर की एकेडमीज़ हैं और उसमें हर वो प्रयास किया जा रहा है जहाँ से खिलाड़ी निकलकर वैश्विक मंचों पर देश का नाम रोशन करें, नए कीर्तिमान गढ़ें। सर, जिस प्रकार से स्पोर्ट्स के उन्नयन को लेकर, स्पोर्ट्स के भविष्य को लेकर आपसे जितना चर्चा हुई, जितना समय आपने दिया, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। थैंक यू।